गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 फिजिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। सपोज दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V वेरियस एज इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करा है? एज अ V से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। क्लियर? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इक्वल का साइन लगेगा, राइट? जैसे ही हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो क्या लग जाएगा? R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है, राइट? तो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया? RI। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जैसे V इंटू में I के इक्वल इक्वेशन चाहिए, तो जो इंटू में R है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। मतलब ये हो जाएगा V अपॉन में R। V अपॉन में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। या 1/R को भी हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? VI भी लिख सकते हैं। वेयर R is a constant for the given conductor at a given temperature and is called resistance। ये क्या हो जाएगा? V अपॉन में R या V अपॉन में I। आप क्लियर कर लेना, मतलब क्लियर इट मीन्स कॉपी में करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू RI होता है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। यहाँ पे ऑब्लिक का साइन लगा लेना, सेम एज इट इज। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में I। ओम का नियम, हिंदी में क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ को ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो तार के सिरे के 2 पॉइंट मतलब 2 बिंदु हो गए, उन 2 बिंदुओं के बीच में जो विभव अंतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। डेफिनेटली अगर तार है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मतलब उसके समानुपाती होता है। विभवांतर किसके समानुपाती हो जाएगा? R के, राइट? विद्युत धारा के, राइट? तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये क्रॉस नहीं है, समानुपाती का साइन है, तो V इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा हमारे पास? IR। ये समानुपाती का साइन करेक्ट कर लेना, जिसमें R एक क्या है? नियतांक है। R क्या है? नियतांक है, राइट? यहाँ पे V इंटू R नहीं, V समानुपाती I होगा और समानुपाती का साइन हटेगा, तब यहाँ पे क्या लगेगा? R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आप करेक्ट कर लेना। अगर हम देखें कि ओम्स लॉ में अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे ओम के नियम में 2 चीज़ों की बात हो रही है ओम्स लॉ में। एक किसकी हो रही है? विभवांतर की। दूसरा किसकी हो रही है? विद्युत धारा की। ठीक है? इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। नाउ क्लियर? मतलब इन दोनों के बीच की बात हो रही, तो डेफिनेटली जो ग्राफ ड्रॉ होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो सपोज एक्स एक्सिस को हमने क्या सपोज कर लिया? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बहने वाली विद्युत धारा। एंड द वाई एक्सिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इट इज डिनोटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे विभवांतर। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी 1 होगी, इसकी 2 है तो इसकी भी 2। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी भी 3। तो पॉइंट क्या मिलेगा? ये मतलब हमारे पास इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से एज ए स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू द I। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, V समानुपाती I के होता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। कभी बोले कि ओम्स लॉ के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो ओम्स लॉ के लिए जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में। इट मीन्स इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रतिरोध क्या होता है? यह चालक का वह गुण है जिसके कारण
वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। सपोज तार के अंदर कोई विद्युत धारा बह रही है, राइट, बहुत तेजी से एक ही स्पीड से बह रही है। जब उस धारा में रुकावट पैदा होती है, रुकावट पैदा होगी मतलब धारा रुकेगी, मतलब विरोध होगा किसी चीज़ का। तो जब बहने वाली धारा में किसी चीज़ का विरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्लियर? इसका ऐसा ही मात्रक है ओम, एंड इसे किससे डिनोट करते हैं? ये उसका नोटेशन है ओम का। क्लियर? मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक ओम है, ये उसका सिंबल है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, राइट। अब देखिए 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी? जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर हो तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम कहलाएगा। मतलब जब परिपथ है, मतलब जो रास्ता है, उस रास्ते में से केवल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और विभवांतर भी हो, मतलब उसके विभव में अंतर हो, तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम कहलाता है। क्लियर? एज इट इज़ अगर हम इंग्लिश में देखें तो प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाउ क्लियर? एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। मतलब प्रतिरोध को हम किससे बताते हैं? कैपिटल आर से, एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब कंडक्टर में जब एक ही स्पीड से सारे चार्ज क्या होते हैं? मूव होने लगते हैं, राइट, मूव होने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मूव होते समय जब उसमें कुछ रेजिस्टेंस मतलब स्पीड कम की जाती है या कुछ रुकावट आती है बहने वाले करंट में, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर? ओम, ओम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। क्लियर? 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। क्लियर? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, when potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट हो और जो करंट है आपका 1 एम्पियर हो, तब उसका रेशो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर? मतलब 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो गई कि जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो? 1 वोल्ट हो और करंट कितना हो उसके पास? 1 एम्पियर हो, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर? प्रतिरोध का संयोजन या प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध का संयोजन, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। हो सकता है कि 2 प्रतिरोध हो, मतलब प्रतिरोध को सबसे पहले हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आर से। ये तो क्लियर है। अगर मान लो 2 प्रतिरोध ले लिए तो मैं क्या लूँगी? R1 R2 नाम देना पड़ेगा मुझे। सपोज़ प्रतिरोध हमारे पास ज़्यादा है, 3 या 4, तो हम नाम कैसे दे देंगे उसको? R1 R2 R3 या R4। अब उसमें बोला है संयोजन। संयोजन मतलब सारे प्रतिरोध को जोड़ना। अब जोड़ना किस तरीके से? तो देखिए प्रतिरोध के संयोजित करने की विधियाँ, क्या विधियाँ है? देखिए, नंबर 1, एक विद्युत परिपथ जिसमें R1 R2 और R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा जाए तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब जब एक विद्युत परिपथ, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में सपोज 3 प्रतिरोध है, R1 R2 और R3, जब इन तीनों प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर एक साथ जोड़ा जाए तो उस प्रतिरोध को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर? सेकेंड है ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें R1 R2 और R3 प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को उसके प्रथम सिरे को एक साथ मिलाकर दूसरे सिरों को एक साथ मिलाकर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब मैं इसको आपको डायग्राम से बताती हूँ। सबसे पहले प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, जिसकी डेफिनेशन हमने सबसे पहले देखी थी। कितने प्रतिरोध थे? 3। ये आपके पास क्या दिया? इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें आपके पास ये एमीटर है, ये बैटरी है, ये कुंजी है, ये वोल्ट मीटर है और ये जो आई है बहने वाली धारा है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर?
आई होप आपको आ गया। अब हमें इसमें रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस इट मीन्स प्रतिरोध लगाना है। तो कितने प्रतिरोध लगेंगे? 3। जब तीनों प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइन से जोड़ा जा सकता है, मतलब ये पहला सिरा, उसी के साथ दूसरा जोड़ा, उसी के साथ तीसरा, जब तीनों प्रतिरोध को हम एक ही लाइन में एक साथ ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, मतलब लाइन से, राइट। जब लाइन से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर। नेक्स्ट, जब 2 या 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रभावी प्रतिरोध, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में टोटल प्रतिरोध कितना होता है? R। लेकिन अगर हमारे पास प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग हो, R1, R2, R3, और हमसे अगर पूछ लिया जाए तो कुल प्रभावित प्रतिरोध कितना होगा, तो डेफिनेटली हम तीनों को ऐड करेंगे। तो टोटल हमारे पास R के नीचे आप देख रहे होंगे कि ऐसा S लिखा है। S का मतलब यहाँ है सम, टोटल सम, संयोजन, राइट। तो RS इक्वल्स टू हो जाएगा जितने भी प्रतिरोध होंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, राइट। ऐसा नहीं कि R1 के पास से गई तो कुछ और धारा है, R2 के पास गई तो कुछ और। प्रतिरोध कितने भी लगे लेकिन बहने वाली जो करंट है या जो विद्युत धारा है वो कैसी होगी? एक समान होगी। तथा कुल विभवांतर कितना होगा? व्यक्तिगत प्रतिरोध के विभवांतर का योग। तो V इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल्स टू आपको पता है क्या था फॉर्मूला? अभी हमने देखा V इक्वल्स टू कितना था? IR। IR कैसे आया था कि V समानुपाती होता था किसके? I के। मतलब विभवांतर समानुपाती किसका था? विद्युत धारा के। इट मीन्स वोल्ट मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। जैसे ही समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हम रिप्लेस करते थे तो क्या लगता था? R। तो V इक्वल्स टू कितना हुआ? IR। ये क्लियर हो गया। तो एज इट इज अगर V इक्वल्स टू हमारे पास IR है तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 3 है, R1, R2 और R3, सेम एज इट इज़ अगर वोल्ट भी मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो भी 3 है, V1, V2 और V3। तो V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R1। फिर V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? IR2। और V3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब हमें क्या करेंगे? तीनों को प्लस कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सेम एज इट इज़ ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड हम एक साथ ऐड कर देंगे, राइट। तो देखिए इसका हमने ऐड करा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर। ऐड कर दिया। तो देखिए तीनों के प्लेस पे V1 प्लस V2 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? V। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? I कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। लेकिन R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना है हमारे पास? R है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? IR, राइट। या फिर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? V की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं एज अ फॉर्मूले से? कौन सा फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। तो V की प्लेस पे लिखा IR, राइट। ये I, तो I से I क्या हो गया? कैंसिल। तो R इक्वल्स टू कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम आखिरी में कह सकते हैं अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, अभी तक हमने श्रेणी क्रम संयोजन हिंदी में पढ़ा था। नाउ इंग्लिश। व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, मतलब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट करेंगे एंड टू एंड, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन, राइट। एक और बार मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। व्हेन 2 और more resistance are connected end to end the arrangement is called series combination। ये आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है जिसमें एज अ एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा है, एज अ की लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। ये जो इलेक्ट्रिक
करंट फ्लो हो रहा है, साथ में हमने कितने रेजिस्टेंस लगा दिए 3। तो जब एक ही लाइन में एक ही सीध में 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक सारे रेजिस्टेंस को लाइन से ऐड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब देखिए आर एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब आर एस मतलब आर क्या हो गया, सीरीज है टोटल, या सम बोल सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस है उन सभी का सम कैपिटल आर होगा, राइट। करंट थ्रू इस सीरीज इन सेम, मतलब जो करंट फ्लो होगा, सपोज यहाँ R1 है, यहाँ R2 सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस पोजीशन R3, करंट फ्लो हो रहा है लाइन से। जब यहाँ से करंट फ्लो होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा, स्पीड सेम, यहाँ से भी यहाँ से भी, मतलब बहने वाला जितना भी करंट फ्लो होता है हर एक पोजीशन पे, हर एक रेजिस्टेंस पे, वो कैसा होता है, सेम होता है, राइट। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। जैसे टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के, सेम एज इट इज टोटल वोल्टेज कितना होगा, सम ऑफ वोल्टेज, जितने भी वोल्टेज होंगे V1 V2 V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल हो जाएगा, V के। सेम एज इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके इक्वल हो जाएगा, R के, राइट। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, V इक्वल्स टू कितना होता है, IR, क्लियर है। तो अगर V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IR1, क्लियर। V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, IR2, V3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3। कहाँ से आया, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, किसके प्रोपोर्शनल होगा, I के। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। जैसे ही हमारा पास प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस हुआ, क्या लग जाएगा, एज अ कांस्टेंट R। R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, IR। तो सेम एज इट इज अगर 1 2 और 3 की बात करेंगे तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल्स टू हो जाएगा IR2, V3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3। नाउ सभी का हमने क्या ऐड कर दिया, LHS ऐड कर दिया, इट मीन्स सारे वोल्टेज को ऐड कर दिया। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हम इसकी प्लेस पे V1 प्लस V2 प्लस V3 की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, V, राइट। कहाँ से, यहाँ से, और इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, I, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, I, तो क्या हो बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन इस V की प्लेस पे हम क्या रख सकते, IR, ताकि I से I कैंसिल हो जाए और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाए, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। अब हमारे पास एक पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया कि हमने उसको स्काई में जोड़ा सीरीज में, इट मीन्स श्रेणी क्रम में। दूसरा है पार्श्व क्रम में संयोजित, मतलब पैरेलल जोड़ेंगे अब हम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट तो एज इट इज़ बना है, या आपका एमीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर है, ये आपका की है और बैटरी, क्लियर। अब हमें रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो पहले वाले पार्ट में हमने रेजिस्टेंस कैसे ऐड करे थे, प्रतिरोध लाइन से एक के बाद एक कनेक्ट, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन जब हम पार्श्व एक दूसरे के सामने ऐड करेंगे तो उसको हिंदी में बोलेंगे पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। सपोज R1 R2 R3 ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, मतलब A और B पॉइंट के बीच में तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्लियर। तो पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब टोटल धारा कितनी हो जाएगी, जितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए ये क्या हो गया, अब पैरेलल लग रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू कितना होता है, IR। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, धारा की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये इंटू में, तो ये कहा गया अपॉन में, तो ये हो गया V अपॉन में R, राइट। तो सेकेंड हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3, क्लियर। तो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया ऊपर से, तो V से V क्या हो गया, कैंसल। सपोज यहाँ V लिखा है और यहाँ तीनों में से क्या कॉमन आ गया, V, तो V से V क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा, 1 अपॉन में R इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो हम बोल सकते हैं एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक
और प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। जितना भी प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम मतलब अपोजिट कर दो और उसके योग के बराबर होता है। कब? पार्श्वक्रम संयोजन में। रजिस्टर इन पैरेलल सेकेंड फॉर्म हो गया इंग्लिश में। पहले था सीरीज कॉम्बिनेशन, नाउ द पैरेलल फॉर्म। पूरा एज इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बना हुआ है। दिस इज वोल्टमीटर, एमीटर, की एंड बैटरी। नाउ क्लियर? ये फ्लो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट? ये आपके दो पॉइंट है। जब दो पॉइंट के बीच में आप टू या मोर देन रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ऐड करने की सेकेंड प्रोसेस है इन पैरेलल फॉर्म। तो इन रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल फॉर्म में ऐड करेंगे तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। दिस इज R1, R2, R3। क्लियर? तो हम बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस इच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? हर जगह पे सेम होगा और वोल्टेज भी क्या होगा? सेम। टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 और R3। यहाँ से हमारे पास क्या गई? I1, यहाँ से गई I2, सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्ड इलेक्ट्रिक करंट। हर एक रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से होने वाला फ्लो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? I1, सेकेंड से होने वाला फ्लो I2 एंड थर्ड से होने वाला फ्लो I3 होगा। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? उन तीनों का टोटल सम। क्योंकि सपोज यहाँ से वोल्टेज आ रही तो ये वोल्टेज तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट? आगे जाके वापस से ये तीनों मिल गई तो टोटल इन तीनों का टोटल इस करंट के फ्लो के बराबर होगा। मतलब I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगा, राइट? लेकिन V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। हमें I की वैल्यू चाहिए, मतलब V अपॉन में क्या हो गया? R। तो देखिए V अपॉन में R इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। यहाँ से हमने क्या करा? ये है V अपॉन में R। V इधर लेफ्ट राइट साइड से हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R2 एंड 1 अपॉन में R3। क्लियर? V से V क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब जो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सम, राइट? किसके इक्वल होगा? टोटल रेजिस्टेंस के, राइट? तो 1 अपॉन में R इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज लेस देन the value of the smallest individual resistance in the combination. Clear? Thank you.